दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में और आपको बताएंगे कि दरअसल बांग्लादेश में पिछले एक हफ्तों से क्या कुछ चल रहा है और वो क्यों चल रहा है। दरअसल फेसबुक कंज्यूम करने वाले और फेसबुक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इसी तरीके से भरपूर संख्या में बांग्लादेश में भी फेसबुक के लोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश की पूरी घटना से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते चलें कि दरअसल बांग्लादेश कैसे बना था और बांग्लादेश के पीछे क्या कुछ कहानी है। तो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये घटना क्यों हो रही है और घटना के पीछे की वजह क्या है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत 1947 को आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स के हाथों, और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके साथ न सिर्फ भारत आज़ाद हुआ था बल्कि पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान है वो और जो इस वक्त मौजूदा बांग्लादेश है वो दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे। यानी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो दरअसल पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन 1971 में बांग्लादेश के नाम से पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के नाम से अलग देश बना रहा। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल ये बांग्लादेश आज़ाद क्यों हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो आपको इस कहानी को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, 2-3 कैरेक्टर्स को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। उनमें से एक कैरेक्टर का नाम है शेख मुजीबुर रहमान और दूसरे कैरेक्टर का नाम है जनरल ज़ियाउर रहमान। जी हाँ, वही शेख मुजीबुर रहमान जिनकी बेटी इस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और जी हाँ, वही जनरल ज़ियाउर रहमान जो किसी ज़माने में बहुत ही ज़बरदस्त डिक्टेटर हुआ करते थे बांग्लादेश के, लेकिन 1981 में जब उनका मर्डर हुआ उसके बाद उनकी बेवा पत्नी खालिदा ज़िया ने बांग्लादेश की कमान संभाली और एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश की सरबराह रहीं। इतना जानने के बाद आइए आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाते हैं और कहानी वहाँ से शुरू करते हैं और आखिर तक कहानी आपको बताते हैं। दरअसल आपने हुसैन सोहरावर्दी का नाम सुना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि हुसैन सोहरावर्दी पाकिस्तान के हुक्मरान रह चुके हैं। उन्होंने 1949 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था अवामी मुस्लिम लीग, लेकिन जब 1963 में उनका निधन हो गया तो उनके जो शिष्य या शागिर्द कहे जा सकते थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहते हैं यानी बंगाल का मित्र। उन्होंने उस पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करने के बाद में इस तरीके से उन्होंने वहाँ से मुस्लिम का शब्द हटा दिया और उस पार्टी का नाम बन गया अवामी लीग, जो इस वक्त सत्ता में है और शेख हसीना उसकी सर्वेसर्वा हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु क्यों कहा जाता है। दरअसल वही वो शख्स थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू किया था और उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और न जाने कितने दिनों तक संघर्ष किया था। आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराकर छोड़ा। अब आपके मन में यहाँ सवाल उठता होगा कि आखिर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से बांग्लादेश को क्यों आज़ाद करना चाहते थे। तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ एक तरीके से हमेशा से ही भेदभाव का रवैया रखा था। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी जो ज़ुबान है उसको उर्दू कहते हैं और यही सरकारी ज़ुबान बांग्लादेश के विभाजन का कारण बनी। इसके अलावा भी कुछ कारण थे, मैं उसको आगे बताऊंगा, लेकिन उर्दू ज़बान को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना पाकिस्तान का ये बहुत अहम कारण बना। क्यों? इसलिए कि बंगाली जो थे वो बंगाली अस्मिता पर आमादा हो गए और उनको किसी भी सूरत में बंगाली भाषा छोड़ना मुनासिब नहीं था। जब सीधे सीधे पाकिस्तान ने ये कह दिया कि अब बंगाली, पंजाबी, सिंधी कुछ भी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ उर्दू चलेगी, इसको लेकर के बंगाली नाराज़ हो गए और उनका ये मानना था कि बंगाली हमारी मातृभाषा है और इस मातृभाषा को हम नहीं छोड़ सकते हैं और हमारे ऊपर एक तरीके से उर्दू थोपी जा रही है। इसी वजह से बांग्ला बोलने वाले नाराज़ हो गए और एक ऐसे देश बनाने के लिए संघर्ष की शुरुआत कर दी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला रखता हो और शेख मुजीबुर रहमान ने इसकी अगुवाई की। यही नहीं, इसके अलावा एक वजह यह भी थी कि दरअसल वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आजकल पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के लोग दरअसल बांग्लादेश के मुसलमानों को थोड़ा सा कमतर समझते थे। हालांकि वो भी मुसलमान थे, लेकिन न जाने उनके दिमाग में क्या भरा हुआ था कि उनको वो कमतर मुसलमान समझते हैं, जैसे आजकल भी समझा जाता है। आज भी कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के लोग भी बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ भेदभाव करते थे और अपने आप को अपर क्लास सिटीजन समझते थे और बांग्ला भाषियों को अच्छा नहीं समझते थे।
पाकिस्तान की एक बीमारी आपको और बताते चलें कि दरअसल आज भी पाकिस्तान में अगर कोई पंजाबी बोलता हो तो उसको सुपर क्लास और डोमिनेंट माना जाता है, यानी अगर उर्दू से ज़्यादा पंजाबी को अहमियत वहाँ दी जाती है। हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन पंजाबी अगर कोई बोलता है तो उसको बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। यही वजह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पंजाबी आती है और वो सीखते भी हैं, समझते भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के लोगों को, जो आजकल बांग्लादेश है यानी उस वक्त पाकिस्तान ही था लेकिन पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ठीक ठाक तरीके से ट्रीट नहीं करता था, उनको कमतर समझता था। तो यही वजह है कि शेख मुजीबुर रहमान ने इसको भी मुद्दा बना करके एक तरीके से संघर्ष करना शुरू कर दिया और अलग एक देश की डिमांड करना शुरू कर दी। और ये बात मैं कोई हवाई नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी तरीके से प्रमाणित है। जब 1970 में आम चुनाव हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही कंट्री थे, यानी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। तो अवामी लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था और अवामी लीग को उस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। तो आपको याद होना चाहिए कि पीपीपी के मुखिया थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उस टाइम उन्होंने अवामी लीग की अक्सरियत और जीत को मानने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उनको ये बात गवारा नहीं थी बंगाली स्पीकिंग उर्दू या पंजाबी स्पीकिंग पर राज करे, ये गवारा नहीं था, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह इस भेदभाव के खिलाफ बांग्ला बोलने वाले लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, तो पाकिस्तान की सेना ने पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की और इतना ज़्यादा इनको दबाने की कोशिश की कि इनको एक तरीके से मुसलमान मानने से इनकार कर दिया, ताख्तो ताराज करके रख दिया। हिंदुस्तान इसमें कब कूदा, ओवरऑल में डिटेल में ना जाकर के इतना मैं बताता हूँ कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के वायुसेना ठिकानों पर हमला किया था और भारत ने इसमें एक तरीके से सीधे सीधे भूमिका निभाई और 13 दिन की इस संघर्ष और लड़ाई में फाइनली भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया। यानी यूँ कहें कि 16 दिसंबर 1971 को ऑफिशियली बांग्लादेश आज़ाद हो गया। हालांकि बांग्लादेश के लोग 26 मार्च 1971 को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि दरअसल शेख मुजीबुर रहमान ने इससे पहले ही यानी 26 मार्च 1971 ही को ऐलान कर दिया था कि वो आज़ाद हैं पाकिस्तान से। गर्चे ऑफिशियली जो आज़ादी मिली वो 16 दिसंबर 1971 को मिली, लेकिन 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया था। यही वजह है कि आज भी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का यौम आज़ादी मनाया जाता है हर साल। अच्छा, भारत ने जब इसमें पार्ट लेना शुरू किया तो पाकिस्तान को बुरी तरीके से घेर लिया और कुल मिलाकर उस वक्त पाकिस्तान के जो सर्वे सरबा थे और कमांडर थे फ़ौज के, उनका नाम था जनरल याह्या खान, और उन्होंने सरेंडर किया। न सिर्फ उन्होंने सरेंडर किया बल्कि 93,000 पाकिस्तान की फ़ौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान देश के यानी बांग्लादेश के पहले सदर बन गए और बाद में वो प्रधानमंत्री के तौर पर भी चुन लिए गए। और 1975 में तख्ता पलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जनरल ज़ियाउर रहमान ने 1977 में बांग्लादेश की बागडोर संभाली और वो राष्ट्रपति बन गए और आखिरकार कुछ ही सालों के बाद 1981 में उनकी भी हत्या कर दी गई थी चिटगाम में। जनरल ज़ियाउर रहमान ने बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनने के बाद 2 बड़े काम किए थे। एक तो ये है कि बांग्लादेश के संविधान से सेकुलर का शब्द हटा दिया था और दूसरा काम ये किया था कि 1972 में जो शेख मुजीबुर रहमान ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा रखी थी उसको हटा दिया था उन्होंने। और जब जमात इस्लामी पर पाबंदी हटी तो जमात इस्लामी ने अपना नाम बदल करके जमात इस्लामी बांग्लादेश रख लिया। आपको यहाँ बताते चलें कि 1988 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम घोषित कर दिया गया और 1991 में जब आम चुनाव हुआ, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 1991 में भारत में भी चुनाव हो रहा था और 1991 में वहाँ भी चुनाव हो रहा था। यानी भारत और बांग्लादेश के चुनाव की प्रक्रिया लगभग साथ साथ चल रही थी। 1991 में भारत में राजीव गांधी की हत्या हुई थी सिर्फ पेरम्बदूर में और 1991 में खालिदा जिया यानी BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जनरल ज़ियाउर रहमान की पार्टी वो सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद उनकी विधवा यानी बेवा खालिदा जिया पहली मर्तबा वो बांग्लादेश की बागडोर संभालने वाली खातून बनी। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और उसके ठीक एक दिन के बाद यानी 7 दिसंबर 1992 को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर फसाद फैल गए और ढाकेश्वर मंदिर पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि 1993 में हिंदुओं ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा नहीं मनाया था। उसके पीछे 2 वजह थी। एक तो यह है कि वो विरोध में नहीं मनाया था और दूसरा यह है कि वो डर गए थे, हिम्मत नहीं थी कि वो दुर्गा पूजा मना सकें। आखिरकार 1996 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और खालिदा जिया की पार्टी हार गई और 1996 में सत्ता में फिर एक बार से अवामी लीग आ गई। आपको यहाँ बताते चलें जिस तरीके से हमारे यहाँ एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती है, इसी तरीके से बांग्लादेश में भी एक बार खालिदा जिया की पार्टी रहती है BNP और एक बार शेख हसीना की पार्टी रहती है अवामी लीग।
तो कौन है वहाँ की कांग्रेस और कौन है वहाँ की बीजेपी? दरअसल शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग है, जो इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस हैं। ये थोड़ा सा वो सेकुलर कही जाती हैं। और दरअसल खालिदा जिया की जो पार्टी है, जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोलते हैं, दरअसल वो वहाँ की बीजेपी है उस एतबार से। यानी जिस तरीके से यहाँ माना जाता है कि बीजेपी आमतौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है और हिंदुओं का सपोर्ट करती है और कांग्रेस सेकुलर पार्टी मानी जाती है, इसी तरीके से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग कांग्रेस की तरीके से सेकुलर मानी जाती है और खालिदा जिया की पार्टी, जिसको बीएनपी कहते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो बीजेपी की तरह वहाँ के मुसलमानों को सपोर्ट करती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से 1996 में शेख हसीना की पार्टी दोबारा से सत्ता में आई, लेकिन शेख हसीना पर मुसलमान विरोधी होने का ठप्पा लग गया। यही वजह है कि 2001 में उनकी सरकार दोबारा से गिर गई और फिर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता में आ गई और 2009 तक वो लगातार सत्ता में रही। तो 2009 के बाद एक बार फिर अवामी लीग सत्ता में आई और इस वक्त वो सत्ता ही में है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने बांग्लादेश की मुख्तसर से हिस्ट्री समझ ली। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल आजकल बांग्लादेश में हंगामा क्यों मचा हुआ है। तो बात दरअसल ये है कि 13 अक्टूबर को कोमिला शहर में एक अफवाह फैला दी गई थी और ये कहा गया था कि दुर्गा पूजा के एक पंडाल में कुरान पाक को एक मूर्ति के पैर के नीचे रख दिया गया है। अब ये फैलना थी अफवाह कि हंगामा मच गया और लोग आग बगूला हो गए बगैर कुछ फैक्ट्स ये किए हुए। जिस तरह से हमारे देश में भी, हमारे देश भारत में जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसी तरीके से वहाँ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस तरीके से पोस्ट आसानी के साथ दंगा फसाद फैलाने के लिए काफ़ी होता है। तो वहाँ इस तरीके से हंगामा मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए और एक तरीके से पूरा कियास और अनार्की का माहौल पैदा कर दिया। और अब तक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। यही नहीं, इसके बाद 15 अक्टूबर को नोआखली के इलाके में एक इस्कान मंदिर पर कथित तौर पर एक भीड़ में घुस करके भक्तों पर लोगों ने हमला कर दिया और उसके बाद में शेख हसीना, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वहाँ लोगों से बातचीत की, इस्कान मंदिर के लोगों से, और वहाँ पर बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही कि दोषियों को सज़ा दी जाएगी। उन्होंने भारत को भी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को भी उपद्रवियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। भारत में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो, क्योंकि भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि शेख हसीना दरअसल उस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि जिस तरीके से भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, उनका नाम पूछ करके, उनके आइडेंटिटी पूछ करके, यहाँ तक कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और मॉब लिंचिंग करने वाले को जब जेल से आते हैं तो मंत्री उनको माला पहनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी तरफ वो इशारा कर रही थी, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया एक घर के आंगन की तरीके से हो गई है, ग्लोबलाइजेशन का दौर हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और भारत के समस्याएं अलग अलग हैं। अब बांग्लादेश के मामलात और भारत के मामलात एक जैसे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक घर की तरीके से हो गई है, एक आंगन की तरीके से हो गई है, एक बेडरूम की तरीके से हो गई है। हमारा, रशिया का, चाइना का, जापान का, बांग्लादेश का, दुनिया के किसी भी देश का मामला अब उसका अपना मामला नहीं रह गया, बल्कि सबका एक दूसरे का मामला हो गया है। एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि अगर एक जगह कहीं पर कोई अत्याचार होता है तो उसका असर लाजमी तौर पर पड़ेगा दूसरी जगह पर। तो यहाँ के हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, यहाँ के उपद्रवियों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो उसका असर वहाँ पड़ेगा और वहाँ के हिंदुओं को सहना पड़ता है। यानी भारत के उपद्रवियों की वजह से जहाँ जहाँ दुनिया के जिस देश में हिंदू माइनॉरिटी में हैं उनको वो कुछ भुगतना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती है कि किस देश में किसके खिलाफ क्या कुछ चल रहा है। उसी हिसाब से उनकी माइनॉरिटी के साथ सलूक किया जाता है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें ये सब हरकतें नहीं करना चाहिए, वरना हम ये सब हरकतें करके अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।